हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट किया था, राइट। और आज का हमारा टॉपिक है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। मीन्स हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दिया है। फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट, जैसे मान लीजिए OF4, OF6, NF5, NCl5, PbI4, FeI3, SH4, PH5, SH6, IH5, XeH4, XeH6, SCl6, SBr6 एंड सो ऑन। मीन्स ये सारे मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आपको डाउट आएगा कि ऐसा क्यों। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल को देख के आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर का टॉपिक एटलीस्ट समझ में आ रहा होगा। हमें क्या करना है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अब इनका रीजन क्या है। देखिए यहाँ पे रीजन है, बेसिकली यहाँ पे मैंने 5 रीजंस मेनली लिखे हैं और हम लोग यही एक्सप्लेन करने वाले हैं आज। जैसे पहला रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ आयन। थर्ड रीजन हो सकता है इसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है किसी केस में तो वहां भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। फोर्थ फैक्टर हो सकता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, देखेंगे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या है। एंड फिफ्थ फैक्टर स्टेरिक क्राउडिंग या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, इसके कारण भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो चलिए अपन इनमें से वन बाय वन स्टार्ट करते पढ़ना। तो आप अगर आपने ये नोट कर लिया तो चलिए अपन सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ आयन पे आते हैं और इसी में मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट भी इंक्लूड कर लूंगा। आपको पता है वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, राइट। चलिए हेडिंग देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ आयन। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ आयन। चलिए अपन अब ये फैक्टर पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ आयन पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। आपने शायद बचपन में पढ़ा भी होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स आपने पढ़ा होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करूं तो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड एक और टर्म है रिडक्शन। तो रिडक्शन मीन्स क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, लियोजर। लियोजर याद रख लिए, मीन्स ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। लियोजर मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। G मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, R मीन्स रिडक्शन। तो आप लियोजर से याद रख सकते हैं, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है मीन्स रिडक्शन। ये तो हो गया आप इलेक्ट्रॉन के लॉस एंड गेन के टर्म में मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन किया। एक और टर्म हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा इस फेनोमेना को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो अगर कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है ये रिडक्शन है, राइट। चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। आपने ये रिएक्शन बचपन में पढ़ा होगा, Cu2+ प्लस जिंक। आपने ऐसे पढ़ा होगा CuSO4 प्लस जिंक मिलके जिंक सल्फेट प्लस Cu बन जाता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं Cu2+ प्लस जिंक मिलके क्या बनेगा, ये Cu
प्लस जिंक 2 प्लस, ये रिएक्शन होता है। अगर आप इस रिएक्शन में देखेंगे Cu2 प्लस कॉपर में जा रहा है एंड जिंक 2 प्लस में जा रहा है, राइट। मतलब हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा। जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक 2 प्लस में। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये कौन एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Cu2 प्लस के पास आएगा। मीन्स यहां से जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये Cu2 प्लस के पास आएगा। मीन्स जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 प्लस को डोनेट करेगा। पॉइंट समझ में आया। सिंस जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसीलिए जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। Cu2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। इसीलिए यहां पे Cu2 प्लस का रिडक्शन होगा। क्लियर है। आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में भी देख सकते हैं। Cu पे चार्ज +2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा। यहां पे कॉपर का, आप कॉपर पे कोई भी चार्ज नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सिमिलरली जिंक पे कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, न्यूट्रल है, इसीलिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सीडेशन नंबर मींस चार्ज ऑन एटम। जिंक पे कोई चार्ज नहीं है मींस ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जिंक पे +2 चार्ज है मींस ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। क्लियर है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 में जा रहा है, मींस ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का डिक्रीज हो रहा है, +2 से 0 जा रहा है मींस डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, इसीलिए कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन हुआ है। जिंक के केस में जिंक 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसीलिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतना समझ में आया। अब एक और टर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद, एक टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई एजेंट बोलूं मैं, डिस्टर्बिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को डिस्टर्ब करता है, उसको बोलेंगे डिस्टर्बिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। ध्यान से सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऐसा एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे, इसका काम ही है दूसरे को रिड्यूस करना, तो इसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस which oxidizes other species, reducing agent means which reduces other species। दूसरे को रिड्यूस करे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को अगर ऑक्सीडाइज करे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे समझे आप, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, कॉपर 2 प्लस कर रहा है। कॉपर 2 प्लस यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंस जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये जिंक का ऑक्सीडेशन कॉपर 2 प्लस कर रहा है, इसीलिए कॉपर 2 प्लस को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। सिमिलरली जिंक कॉपर 2 प्लस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो जिंक कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन कर रहा है, इसलिए जिंक को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब खुद का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट। खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर अगर आपको थोड़ा सा और बता दूं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा मींस ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है मींस इसका रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे समझें आप, आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा होगा कि SN2, अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछूं, SN2 प्लस और SN4 प्लस में, सिमिलरली Pb2 प्लस एंड Pb4 प्लस, Tl+1 या Tl+3,
दिमाग लगा के बोलना चाहो तो आप इनर्ट पेयर इफेक्ट का नोट्स देखो, सोचो क्या होगा। SN2+ एंड SN4+ में जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, ये स्टेबल होगा। लेकिन बॉटम वाला, लेड बॉटम में है, बॉटम वाला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है। थैलियम भी बॉटम में है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम बॉटम में, इसलिए बॉटम में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये है, मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट से ये डिसाइड किया। अब ध्यान से सुनना, SN2+ एंड SN4+ में कौन ज्यादा स्टेबल है? SN4+। मीन्स SN2+ कहीं भी रहेगा, ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? SN2+ ऑलवेज मोर स्टेबल SN4+ में कन्वर्ट होना चाहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये SN2+ SN4+ में कन्वर्ट होना चाहेगा। इट मीन्स SN2+ कहीं भी रहे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना चाहेगा। मीन्स इसका ऑक्सीडेशन होगा, SN2+ का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मीन्स SN2+ क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Pb2+ Pb4+ में Pb2+ स्टेबल है, तो Pb2+ तो स्टेबल है, लेकिन Pb4+ रिलेटिवली अनस्टेबल है। Pb4+ क्या करेगा? कहीं भी रहेगा, तो ये Pb2+ में कन्वर्ट होना चाहेगा। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहेगा, मतलब इसका रिडक्शन होना चाहेगा। तो अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। सिमिलरली Thallium+1 एंड Thallium+3 में सेम लॉजिक, Thallium+1 मोर स्टेबल है, Thallium3+ लेस स्टेबल है, इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, इसका रिडक्शन होना चाहेगा, इसलिए Thallium3+ भी क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है? एक चीज और समझ लीजिए, Fe2+ कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये Fe3+ में जाना चाहेगा। Fe2+ ऑलवेज किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? Fe3+ में। Fe3+ ऑलवेज Fe2+ में कन्वर्ट होता है। ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो अगर Fe2+ है कहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। मींस इसका ऑक्सीडेशन मींस Fe2+ रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। सिमिलरली Fe3+ के बारे में बात करें तो Fe3+ क्या होता है? ये Fe2+ में कन्वर्ट होना चाहेगा, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होना चाहते हैं। अभी हम अपन यहाँ स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होना चाहते हैं। Fe3+ जब भी रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, Fe2+ में कन्वर्ट होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, इसका रिडक्शन होगा, मींस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आई होप इतना समझ में आ गया। अगर आपको ये पॉइंट अगर समझ में आ गया, तब चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं। अब देखिए, कोई भी एनायन है, जैसे मान लीजिए कि F- है, Cl- है, Br- है, I- है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, केटाइन यूजुअली केटाइन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो F2 में कन्वर्ट होगा, हाफ ऑफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये भी हाफ ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करके लिख रहा हूं, हाफ ऑफ Br2, इलेक्ट्रॉन लूज करके Br2 में जाएगा, I- इलेक्ट्रॉन लूज करके I2 प्लस इलेक्ट्रॉन में। एनायन है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा इसका। आप ऐसे भी देख सकते हैं, F- है, F2 पे चार्ज नहीं है, मतलब ये जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है F- का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होंगे? सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ये सारे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट F- भी है, Cl- भी है, Br- भी है, I- भी है, F-, Cl-, Br-, I-। ठीक, कौन इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जल्दी? नहीं, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेगा। मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन तो अपने पास अट्रैक्ट करेगा, लूज नहीं करेगा। F- इजीली लूज नहीं करेगा, मींस F- का ऑक्सीडेशन सबसे डिफिकल्ट होगा। अगर F- का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है या बहुत डिफिकल्ट है,
F माइनस का रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। तो F माइनस से ज्यादा Cl माइनस, Cl माइनस ज्यादा Br माइनस, फिर I माइनस। मीन्स F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट I माइनस होगा, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट F माइनस होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, राइट। अब अपन आगे अब आते हैं, अगर आपको ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया, अपनी स्टोरी पे आते हैं। अब देखते हैं कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कंटेनर है, जैसे आप यही समझिए, कंटेनर में मैं Cu2+ रख दूं और जिंक रख दूं, कंटेनर में Cu2+ और जिंक डाल के रख दूं, तो क्या ये Cu2+ और जिंक अपने इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? क्वेश्चन ये मेरा कि अगर मैं कंटेनर में जिंक और Cu2+ डाल के रख दूं, तो क्या ये Cu2+ ऑलवेज Cu2+ के फॉर्म में ही, जिंक ऑलवेज जिंक के ही फॉर्म में रहेगा क्या, या इनमें रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा? आपको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये कॉपर प्लस जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस कॉपर 2+ जिंक के साथ कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इनमें रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये लाइन चमका क्या? मीन्स मैं क्या बोलना चाहता हूं कि कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ मॉलिक्यूल में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज उनमें रिएक्शन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैनॉट बी प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तब तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, वो एक दूसरे के साथ रहेंगे ही नहीं रहेंगे यार। चलो मैं आपको इसको और लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग लिख देता हूं, ये तो कभी नहीं रहेंगे यार। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। ये लाइन चमका? अब इसका मतलब समझे आप। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आप समझे, यहां पे मैं PbI4 का एग्जांपल ले रहा हूं, आप यहां से समझे, ठीक। इनमें से रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा I माइनस का है, मतलब I माइनस फटाक से I2 में कन्वर्ट होना चाहता है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। यही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ, ये फटाक से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। Pb+4 देखा जाए, Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये Pb+4 Pb2+ में कन्वर्ट होना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। PbI4 में क्या होता है? Pb4+ प्लस 4I माइनस है, राइट। अब क्या होगा, मान लीजिए PbI4 है, Pb है, I4 आयोडीन है, ऐसे एक साथ है। अभी I माइनस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन फटाक से डोनेट करना चाहता है। साथ में Pb4+ है, Pb4+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको भी किस में कन्वर्ट होना है? Pb+2 में कन्वर्ट होना है। इमेजिन करो, इसको इलेक्ट्रॉन देना है और इसको भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो ये बोलेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले, Pb4+ भी बोलेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन दे दे, और मैं किस में कन्वर्ट होना चाहता हूं? Pb2+ में, बिकॉज Pb2+ मोर स्टेबल है। तो Pb4+ क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Pb2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। I माइनस 4I माइनस है, Pb4+ को जस्ट दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करेगा? यहां से दो इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, बोलेगा दे दे भाई दो इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जैसे ही I माइनस 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो हाफ I2 बनेगा, 2I माइनस दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? I2 में बन जाएगा। 2I माइनस किस में बन चुके हैं? I2 में बन चुके हैं, और 2I माइनस अभी भी एज इट इज है।
पॉइंट समझ में आ रहा है? 4i माइनस थे, ये चाहे तो चारों इलेक्ट्रॉन इनको देना है, लेकिन Pb4+ जस्ट Pb2+ में ही स्टेबल है, इसलिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Pb2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। 4i माइनस में से 2i माइनस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, i2 में कन्वर्ट हो गया, और 2i माइनस एज इट इज रहेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या होता है, अब ध्यान से समझे कि PbI4 कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली Pb2+ और 2i माइनस के साथ PbI2+ I2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अब बोल सकते हैं PbI2 क्यों रह रहा है एक साथ? बिकॉज I माइनस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन Pb2+ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ध्यान से सुने, किसी मॉलिक्यूल AB में अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तब रिएक्शन हो जाएगा, राइट? लेकिन किसी मॉलिक्यूल में एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तब इस बेचारे को एक साथ रहना ही पड़ेगा। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा भी ना ही रिड्यूसिंग एजेंट है ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर ये भी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने का ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हो, तभी रिएक्शन होगा, राइट? जैसे PbI4 में I माइनस को इलेक्ट्रॉन देना था, Pb+4 को इलेक्ट्रॉन लेना था, इसलिए PbI2+ I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। PbI2 में I माइनस को अभी भी इलेक्ट्रॉन देना है, लेकिन Pb2+ इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है, इसलिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, PbI2 एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें देखिए, अगर ऐसे ही सिमिलरली PbCl4 सॉरी PbBr4, PbCl4, PbF4, इनमें क्या होता है? PbBr4 में Pb+4 Br- रिलेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, आपको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, वार्मिंग लिखना पड़ेगा, तब जाके PbBr2 प्लस Br2 करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ थोड़ा सा गर्म करने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे एकदम हीट करना पड़ेगा, हीटिंग, तब जाके ये PbCl2 प्लस Cl2 में कन्वर्ट होगा। F माइनस को तो बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी कर लो, PbF4 PbF4 के ही फॉर्म में रहेगा। पॉइंट चमका? मतलब हमने क्या सीखा? अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एक दूसरे के साथ नहीं रख सकते, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो यहां पे देखिए, सेम लॉजिक से FeI3 CuI2 ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन इज FeI3 में देखिए, Fe ब्रेक करेंगे 3+ I माइनस, I माइनस मैंने आपको बताया था ये रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe+2 में जाना चाहता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। Cu में क्या होता है? Cu2+ और Cu+1 दो होते हैं, Cu2+ Cu+1 में जाना चाहता है, तो इसका रिडक्शन होगा, मींस Cu2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट? अब फिर से देख लीजिए, Cu2+ हो और I माइनस कभी एक साथ रह सकते हैं? I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट, Cu2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए CuI2 एंड FeI3 ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं देखिए, आप खुद ही सोचो कि Tl3 प्लस I माइनस के साथ एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता है? थैलियम 3 प्लस I माइनस के साथ एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता है? I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, Tl3 प्लस थैलियम 3 प्लस अभी लिखा था मैंने, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लिख लीजिए कि Tl3 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट विथ I माइनस, राइट। लेकिन एक मॉलिक्यूल है TlI3 एग्जिस्ट, अब डाउट होगा आएगा या बोलो Tl3 प्लस I माइनस के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इनका अगर फॉर्म करेंगे Tl3 प्लस और I माइनस मिलके TlI3 बनाता है, राइट। तो Tl3 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट विथ I माइनस, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, TlI3 एग्जिस्ट करता है। दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। क्या होता है, TlI3 एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे Tl प्लस 1 होता है और I3 माइनस होता है। I माइनस नहीं, ये I3 माइनस है, तो TlI3 में Tl प्लस 1 और I3 माइनस, एक एनायन होता है I माइनस, दूसरा एनायन होता है I3 माइनस, I3 माइनस के फॉर्म में ये TlI3 एग्जिस्ट करता है। चलिए सेकेंड फैक्टर पे आते हैं हम। स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? मान लीजिए अगर यहाँ पे सेंट्रल एटम है, बहुत ही सराउंडिंग एटम है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मींस हिंड्रेंस ड्यू टू लार्ज साइज एटम। तो इसमें लिखिए एक लाइन, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। जैसे SF6, SCl6, it depends on size of central atom and surrounding atom। जैसे यहाँ पे देखिए SF6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे सराउंडिंग एटम क्लोरीन हो गया, लार्जर साइज एटम हो गया, फिर SCl6, SBr6, Si6, मतलब सल्फर इतना बड़ा है, 6 क्लोरीन यहाँ पे एकोमोडेट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए SCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ब्रोमीन का साइज तो और बड़ा होता है, तो 6 ब्रोमीन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं। PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है, लेकिन PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है, PI6 माइनस फिर से वही लार्ज सराउंडिंग एटम के कारण एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आर्सेनिक AsCl5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन AsBr5 और AsI5 ये भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब इसलिए आपने देखा होगा इसमें कि अपन ने PCl5 का सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, क्या कैसे ब्रेक करते हैं, PCl6 माइनस और PCl4 प्लस, ऐसे ब्रेक करते हैं ना। लेकिन PBr5 को अपन PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में ब्रेक नहीं करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं, PBr4 प्लस एंड Br माइनस, बिकॉज PBr6 माइनस एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली PI5 को ब्रेक करना है तो आप इसको ब्रेक करें PI4 प्लस प्लस I माइनस, PI6 माइनस में ब्रेक नहीं करते हैं, ऐसे ब्रेक नहीं करते हैं, बिकॉज PI6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड आते हैं ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें जैसे ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, PH5, SH6, SH4, XeH2,
XeH4, XeH6, does not exist. तो यहाँ पे समझते हैं अपन। मैं एग्जांपल तो PH5 का। PH5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 होता है, राइट। फॉस्फोरस को अगर PH5 बनाना है तो 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर इसका देखा जाए वैलेंस शेल तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3d में 0 है, राइट। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया। लेकिन अपने को अगर PH5 बनाने के लिए मुझे फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाना चाहिए। 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलिए एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ले जाओ तो ये हो जाएगा 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 1 1 1 एंड 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं कि एक 3s, 3p में 3 एंड 3d में 1। तो अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूं, 3s का एनर्जी सबसे कम, 3p का एनर्जी इससे ज्यादा एंड 3d का एनर्जी इससे भी ज्यादा, राइट। तो होता है क्या है बेसिकली, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली ऑर्बिटल मींस डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। देखो यार, कभी भी अगर कोवैलेंसी बहुत ज्यादा है, कोवैलेंसी मींस कोवैलेंसी का मतलब है कि अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है, या फिर अगर डी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, राइट। तो अगर डी ऑर्बिटल अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, इस केस में क्या होना चाहिए? आप देख रहे हैं 3s, 3p, 3d का एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये पांचों ऑर्बिटल 3s, p, d ये मिक्स होके हाइब्रिड नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि 3s, 3p, 3d में इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा। तो प्रॉपर मिक्सिंग होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए सेंट्रल एटम है, अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सराउंडिंग एटम अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो इस पे डेल्टा माइनस, सेंट्रल एटम पे डेल्टा प्लस चार्ज क्रिएट करेगा। मान लीजिए कि अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो सराउंडिंग एटम पे डेल्टा माइनस और सेंट्रल एटम पे डेल्टा प्लस। तो अगर कहीं मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सराउंडिंग एटम आ जाए तो सेंट्रल एटम पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर सेंट्रल एटम पे, यहां पे मान लीजिए सेंट्रल एटम में डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, तो ये डेल्टा प्लस क्या करेगा? डी ऑर्बिटल को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज प्लस इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। तो अगर इस ऑर्बिटल को अट्रैक्ट करेगा तो इस ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज। मींस 3d ऑर्बिटल का एनर्जी डिक्रीज होगा। एनर्जी जब डिक्रीज होगा तो ये प्रॉपर मिक्सिंग हो सकता है। मतलब प्रॉपर मिक्सिंग के लिए कंडीशन क्या है? जब भी 3d ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करना है या कोवैलेंसी बहुत ज्यादा है, इस केस में क्या होना चाहिए? अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा? डी ऑर्बिटल का एनर्जी डिक्रीज कर देगा, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मींस इसका एनर्जी कम हो जाएगा, अब मिक्सिंग हो सकता है। लेकिन अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, फिर यहां पे प्लस चार्ज नहीं आएगा, तो डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो फिर ये पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, राइट। तो 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप ये जो एग्जांपल देख रहे हैं,
pH5 में हाइड्रोजन बहुत ही लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। जब d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, राइट। तो फास्फोरस d ऑर्बिटल यूज करके बॉन्ड नहीं बना सकता है विथ हाइड्रोजन। लेकिन यहीं पे PCl5 होता, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, PCl5 बॉन्ड बन सकता है। अब d ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोवैलेंसी बहुत ज्यादा है, जब d ऑर्बिटल भी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, तो d ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इनमें सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलिए लिख लीजिए लॉजिक। लिखिए कि इन कंपाउंड्स, लिखिए इन कंपाउंड्स in compounds where covalency is high, in compounds where covalency is high or d orbital is used in bond formation, or d orbital is used in bond formation, then central atom should have delta plus charge, then central atom should have delta plus charge। ये कब पॉसिबल है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, पॉसिबल व्हेन सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, possible when surrounding atom is more electron negative, central atom should have delta plus charge which results in d orbital contraction, ब्रैकेट के बाद लिखिए which results in d orbital contraction, and participation in bond formation। क्लियर है। मीन्स फॉस्फोरस के केस में अगर देखा जाए, PH5, PH4F, PH3F2, PH2F3, PHF4 एंड PF5 में PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, PH4F एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। सराउंडिंग एटम फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अगर इसका नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है फ्लोरीन से, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लिख लीजिए। हो गया। एक आप यहीं पे नोट में पॉइंट ऐड कर सकते हैं, नोट में लिखिए यहीं पे कि इन केस ऑफ जेनॉन, जेनॉन देखिए आपको नोबल गैस एलिमेंट है, तो जेनॉन के केस में सिर्फ इसके फ्लोराइड एंड ऑक्साइड सिर्फ यही मिलते हैं, ठीक ना। जेनॉन का हाइड्राइड, जेनॉन का ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड कुछ नहीं मिलता है, जस्ट जेनॉन फ्लोराइड एंड जेनॉन ऑक्साइड, बस ये मिलते हैं। लिखिए कि इन केस ऑफ जेनॉन only fluoride and oxide exist. In case of xenon, only fluoride and oxide exist. Next आते हैं अपन थर्ड फैक्टर, unavailability of vacant orbital। चलिए इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि NF5, NCl5, OF2, OF4, OF6, SF4, SF6।
इनमें देखा जाए कौन कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। N5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, NCl5 नहीं करेगा, OF2 एग्जिस्ट करेगा, OF4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, OF6 नहीं करेगा, SF4 करेगा, SF6 करेगा। लॉजिक देखते हैं क्या होगा। देखिए नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। 2d होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो 2s है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p है। नाइट्रोजन में 2d वैकेंट नहीं होता है, राइट? मीन्स यहां पे 2d लाइक ऑर्बिटल नहीं होता है। तो कभी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मतलब तो नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड, न्यूट्रल स्टेट में 3 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है ये? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी होंगे ही नहीं यार। नहीं समझा ना? देखिए नाइट्रोजन में 2d वैकेंट नहीं होता है, थर्ड पीरियड में 3d वैकेंट होता है, सेकेंड पीरियड में 2d वैकेंट नहीं होता है। तो अगर 2d वैकेंट नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कभी ये? नहीं। अगर 2d होता, मानिएगा 2d होता, फिर इधर ले जाते, फिर ये 5 बॉन्ड बना लेता, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अभी 2d होता ही नहीं है, तो फिर ये मैक्सिमम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकता है। इसलिए N5 NCl4 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन के भी केस में 8 1s2 2s2 2p4, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 1 2 3 4, 2 अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही बना सकते हैं, मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकते हैं ऑक्सीजन न्यूट्रल में। 2d नहीं है तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं। 2 बना रहा है चलेगा, 4 बना ही नहीं सकता है, 6 बना ही नहीं सकता है। सल्फर 4 या 6 बॉन्ड बना सकता है बिकॉज ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है बिकॉज इसके पास 3d वैकेंट है। पॉइंट चमका इतना? चलिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए, ये एग्जांपल के बाद लिखिए। due to absence of vacant 2d like orbital, due to absence of vacant 2d like orbital, second period element, याद रखिए पॉइंट, second period element, due to absence of vacant 2d like orbital, second period element never forms सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। सेकेंड पीरियड में कभी भी सुपर ऑक्टेट नहीं मिलेगा। आप यहीं से कर सकते हैं। ये देखिए 10 बना रहा है, नहीं करेगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, अच्छा NCl4 नहीं NCl5 था ये, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। OF2 ऑक्टेट है, बनेगा। इसमें देखिए 8 एक लोन पेयर, 10 सुपर ऑक्टेट नहीं बनेगा। अच्छा इसमें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बना लिया, 12 सुपर ऑक्टेट सेकेंड पीरियड कभी नहीं बनाएगा। थर्ड पीरियड बना सकते हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये बना सकते हैं। हो गया? एक नोट पे पॉइंट लिखिए आप, लिखिए नोट में कि एक पॉइंट ऐड कर लीजिए। इफ इन एनी मॉलिक्यूल 2 or more than 2 lone pair are present at 90-degree angle, if in any molecule 2 or more than 2 lone pair are present at 90-degree angle, if in any molecule 2 or more than 2 lone pair are present at 90-degree angle, such molecule do not exist. Such molecule do not exist. अब इसका एग्जांपल देखें। जैसे मान लीजिए आपके पास XeF2 है और एक बार XeF3 माइनस है। देखते हैं कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। 8 + 2 10, 10/2
मतलब ये sp3d है, 8 + 3 11 + 1 12/2 मीन्स ये sp3d2 है, राइट। जेनॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 के साथ बॉन्ड बना है, 3 लोन पेयर है। आप ड्रॉ कर सकते हो अब तो स्ट्रक्चर यार। तो 3 लोन पेयर कहाँ पे रखोगे, एक्सियल या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल पे। लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पे रखते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन। यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, ये तीनों लोन पेयर 120 एंगल पे हैं। 120 पे चलेगा, 90 पे नहीं चलेगा। यहाँ देखिए XeF3 माइनस है, मीन्स यार यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, तो यहाँ पे जेनॉन कितने लोन पेयर, जेनॉन माइनस मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 बॉन्ड बनाया, 3 लोन पेयर है। अब देखिए क्या होगा, 3 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 3 फ्लोरीन रख दीजिए कहीं भी, ऑलराइट। और मैंने यहाँ पे रख दिया, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। मीन्स ये ज्योमेट्री कैसा है, स्क्वायर बाइपिरामिडल है, ऐसे ही रहेगा, राइट। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों लोन पेयर 90 डिग्री पे हैं, राइट। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे है, इसलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लोन पेयर कभी भी 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। आई होप इतना क्लियर है। चलिए लिख लीजिए ये। चलिए एक और एग्जांपल है, अब तो ध्यान रखिए, XeF6। XeF6 का अगर देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन, तो होता है sp3d3, ठीक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ज्योमेट्री sp3d3 है, इसका हाइब्रिडेशन 8 + 6 14 14/2 7 मतलब sp3d3। लेकिन इसका ज्योमेट्री होता है कुछ ऐसा, जेनॉन फ्लोरीन फ्लोरीन ये आपको ज्योमेट्री समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये मैंने ऑक्टाहेड्रन ड्रॉ किया है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर बाइपिरामिडल, राइट। तो ये ऑक्टाहेड्रल ही ड्रॉ किया है मैंने। इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर भी रहेगा। तो ये जो लोन पेयर है ना, कहाँ पे रहेगा, ऑक्टाहेड्रन समझ रहे हैं आप कैसा होता है, स्क्वायर बेस रहेगा, इसके ऊपर पिरामिड मानिए और नीचे भी पिरामिड रहेगा। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आइदर किसी फेस पे हो सकता है या फिर ये जो एफ एफ एज पे हो सकता है। ये लोन पेयर ऐसे प्रेजेंट करता है और इसको बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रन, याद रखिए। या फिर इसका नेम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन। XeF6 का शेप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो किसी भी फेस पे या फिर किसी भी मिड पॉइंट पे, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड के इस मिड पॉइंट पे कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। तो ये बेसिकली था नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रक्चर पे। हेडिंग दीजिए स्ट्रक्चर्स।
चलिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। पहला स्ट्रक्चर है डायमंड का। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शायद आपने 10th में पढ़ा भी होगा। कार्बन रहेगा और यहां से ऐसे ही फिर से 4 कार्बन, फिर यहां से भी ऐसे ही नेक्स्ट कार्बन, हर कार्बन से ऐसे ही चेन बनाते जाओ आप, ऐसे ही किसी भी कार्बन से। देखिए जो भी कार्बन दिख रहा है बस इस कार्बन से 4 कार्बन अटैच कर दो। ये कार्बन दिख रहा है, यहाँ से भी 1 कार्बन और ऑलरेडी अटैच है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन से कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनते जाएगा। राइट, एक कार्बन को ऐसे 4 कार्बन से अटैच करते जाओ टेट्राहेड्रल वे में। तो ये क्या होगा, ऐसे जस्ट टेट्राहेड्रल नेटवर्क बन जाएगा। ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। डायमंड में सिर्फ कार्बन होते हैं और सारे टेट्राहेड्रल नेटवर्क, टेट्राहेड्रल समझ में आ रहा है आपको, ऐसे ही 3 एक ऊपर रहेगा, यहां से भी 4, फिर से कार्बन, कार्बन से फिर 3 कार्बन और फिर कार्बन से 3 कार्बन और एक तो ऑलरेडी अटैच था। तो ये स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट नेटवर्क ऑफ टेट्रावैलेंट कार्बन। ऐसे जस्ट नेटवर्क रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनते जाएगा और 3D में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसा ही दूसरा स्ट्रक्चर है सेकंड, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का नेम होता है, इसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड या फिर इसको बोलते हैं कार्बोरैंडम। और ये भी डायमंड टाइप ही हार्ड होता है, हार्ड लाइक डायमंड। यहां पे भी स्ट्रक्चर में क्या होता है, मान लीजिए एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन से 4 कार्बन अटैच करिए, अब कार्बन से फिर एक सिलिकॉन अटैच था, 3 सिलिकॉन और अटैच करिए, फिर सिलिकॉन से क्या करेंगे अब कार्बन अल्टरनेट, यहां पे सिलिकॉन से क्या अटैच करेंगे कार्बन, सिलिकॉन से कार्बन, फिर कार्बन से क्या अटैच करेंगे सिलिकॉन, ये भी ऐसे चलते जाएगा। मतलब कार्बन से 4 सिलिकॉन, इस सिलिकॉन से 4 कार्बन, फिर कार्बन से 4 सिलिकॉन, सिलिकॉन से 4 कार्बन, ऐसे नेटवर्क बनते जाएगा। तो ये हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर थर्ड, जो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, जैसे ऐसे लेयर स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक लेयर रहेगा ग्रेफाइट का, मान ली एक कार्बन 3 कार्बन से ऐसे अटैच रहेगा। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे सारे ये जो मैंने लिखा है, जो कॉर्नर दिख रहे हैं, सब पे कार्बन है। तो 1 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है और एक यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, बिकॉज कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और सबके पास एक लोन पेयर रहे, लोन पेयर नहीं, एक जस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक लेयर, फिर इसके पैरेलल फिर इमेजिन करिए कि एक और लेयर रहेगा, ऐसे ऐसे लेयर एक और रहेगा, दूसरा लेयर फिर से रहेगा, फिर ऐसे बहुत सारे लेयर रहते हैं, मतलब एक लेयर ऐसा बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग का ऐसे लेयर कनेक्ट होते जाएगा। एक लेयर बन गया, लेयर के बाद फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, ऐसे ही बहुत सारे लेयर रहेंगे। क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस लेयर में कहीं भी मूव कर सकता है। ये डॉट इस डॉट के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकता है, ये कहीं भी मूव कर सकता है इसमें। बात समझ में आ रही है, लेकिन फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है भाई, जस्ट वैंडरवॉल फोर्स होता है। मीन्स मैं लिख देता हूं, वैंडरवॉल अट्रैक्शन इज प्रेजेंट
in between layer. नेक्स्ट मॉलिक्यूल है फोर्थ BN होल X। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अब इनऑर्गेनिक का ग्रेफाइट। यहां पे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, फिर से अल्टरनेट बोरॉन नाइट्रोजन से मैंने एक 6 मेंबर रिंग बना लिया। फिर वैसे ही फिर यहां से अल्टरनेट बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, फिर यहां से बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये बन गया। नीचे भी ऐसे ही रहेगा, नाइट्रोजन है, बोरॉन, बोरॉन, नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, फिर यहां पे बोरॉन, नाइट्रोजन, मतलब ऐसी लेयर रहेगा। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, मतलब ये इधर से भी अटैच रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक ना। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, तो इसमें से एक लोन पेयर रहेगा और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट देखा जाए तो बोरॉन एंड नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल। हर बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये बैक बॉन्डिंग हुआ तो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इसके साथ डबल बॉन्ड, 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 मतलब ये अल्टरनेट ऐसे डबल बॉन्ड बनते जाएगा। समझ में आ रही बात। फिर ये बोरॉन इसके साथ नाइट्रोजन, फिर ये बोरॉन डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये इसके साथ बना लेगा, ये वाला इसके साथ बना लेगा, मतलब ये ऐसे ही। ये क्या है, डबल बॉन्ड कहां से आया, तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा, तो ये बैक बॉन्डिंग हो रहा है। मींस सारे नाइट्रोजन के पास प्लस, बोरॉन के पास माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही स्ट्रक्चर में। अब बस एक रिंग समझ में आ गया, फिर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। ऐसे डबल बॉन्ड रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आते हैं फिफ्थ, बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन तो आपको पता है C6H6 होता है, ये ऐसा होता है, 6 कार्बन और सबके पास हाइड्रोजन रहेगा, तो ये बेसिकली बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अब एक और मॉलिक्यूल है फिफ्थ के बाद, चलिए सिक्स, B3N3H6, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, या फिर इसको बोलते हैं बोराजीन या फिर बोराजोल। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जस्ट बेंजीन से ही मैच होता है। फिर से बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, फिर से एक लोन पेयर, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये स्ट्रक्चर सिंस बेंजीन से मैच हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। 6 के बाद 7th स्ट्रक्चर CN होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं साइनोजन गैस।
इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन। कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ऐसे ही कंफ्यूजिंग एक और है, 7th के बाद 8th, SCN होल्ड वाइज। SCN होल्ड वाइज में क्या होता है स्ट्रक्चर, C ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड S, और एक और C ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड S, और ये यहां से ऐसे अटैच रहता है। ठीक, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो सल्फर दिख रहा है लोन पेयर है। ठीक, तो ये जो CN होल्ड वाइज स्ट्रक्चर लीनियर है, बिकॉज इसमें सारे कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर था। लेकिन ये तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो ये लीनियर नहीं रहेगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉन लीनियर रहेगा। नेक्स्ट 8th के बाद 9th, चलिए C2 CN होल 4 का स्ट्रक्चर ये कैसा होता है, ये होता है C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, एक कार्बन पे फिर से C ट्रिपल बॉन्ड N, इस कार्बन पे C ट्रिपल बॉन्ड N, इस कार्बन पे C ट्रिपल बॉन्ड N। ये होता है C2 CN होल 4 का स्ट्रक्चर। नाइन्थ के बाद चलिए 10th स्ट्रक्चर P4 का स्ट्रक्चर, ये तो मैंने बताया ही है, P4 व्हाइट, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस, ये आपको पता होगा, स्ट्रैंगल रहेगा और इसके ऊपर फॉस्फोरस रहेगा, सब पे ऐसे अटैच रहेगा, तो ये P4 बन जाएगा। 10th के बाद 11th P4O6 का स्ट्रक्चर। P4O6 कैसा रहेगा, आप इसके लिए ऐसे ड्रॉ करें, 4 फॉस्फोरस लिख लीजिए, राइट, और इनको ऑक्सीजन लिंकेज से अटैच कर दिया, ऑक्सीजन पीओपी लिंकेज, पीओपी लिंकेज, पीओपी लिंकेज, पीओपी लिंकेज, 2 ऑक्सीजन और है, तो इन फॉस्फोरस को भी पीओपी लिंकेज से अटैच कर दीजिए। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा, यहाँ भी लोन पेयर रहेगा, यहाँ भी लोन पेयर, और यहाँ भी लोन पेयर। क्लियर है। चलिए एक ऐसा ही स्ट्रक्चर P4O10 होता है। अगर आपको P4O6 समझ में आ गया तो P4O10 बहुत ही सिंपल है। फिर से P फॉस्फोरस फॉस्फोरस, यहाँ भी फॉस्फोरस, ऑक्सीजन लिंकेज दे दीजिए बीच में, सारे फॉस्फोरस को पीओपी लिंकेज से अटैच करना है, यहाँ भी पीओपी लिंकेज, पीओपी लिंकेज, अब बस 4 ऑक्सीजन और है, P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। P4O8 होता तो P4O6 2 ऑक्सीजन और है, तो एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे, राइट। तो आप लिख सकते हैं ये। देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि P4O10 में कितने पीओपी लिंकेज हैं, खुद से बताइए जरा कि पीओपी लिंकेज कितने हैं। यहाँ पे कितने पीओपी लिंकेज हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पीओपी लिंकेज है एंड 4 पी डबल ओ बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, 13 CuSO4.5H2O, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ध्यान से देखिए, इसमें Cu2+ रहेगा, 4H2O, OH H, ये अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच रहेंगे, ये ऐसा रहेगा, ठीक। और फिर यहां पे O- और OHH, मीन्स इसमें क्या होगा, Cu2+ से 4H2O अटैच है, 1 वाटर बीच में, यहाँ पे सल्फेट आयन है, तो O- और H के बीच में ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा।
ऐसा CuSO4.5H2O का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहली बात आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फिर कोवैलेंट बॉन्ड भी है, Cu2+ और सल्फेट आयन इनके बीच में आयनिक बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। मीन्स इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है प्लस कोवैलेंट बॉन्ड है प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड है प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड है। मीन्स सारे टाइप के इसमें बॉन्ड है। पॉइंट क्लियर है। अगर आप इसमें देखेंगे ये वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है, ये भी वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। इसको चलिए मैं टाइप 1 बोल रहा हूं वाटर। ये वाटर कोऑर्डिनेट प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, इसको मैं टाइप 2 बोल रहा हूं। ये वाटर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, मींस इसको मैं टाइप 3 बोल रहा हूं। क्लियर है। अब देखेंगे इसमें टाइप 1 में लिख देता हूं, यहां पे टाइप 1 मींस सिर्फ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। टाइप 2 मींस कोऑर्डिनेट प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी कौन सा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर पोलर के बीच में है, मींस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल डाइपोल। और टाइप 3 वाला अगर आप देखेंगे तो टाइप 3 हाइड्रोजन, ये जो H2O है ये इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, पोलर पोलर के बीच में। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर एंड आयन के बीच में है, मींस ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। इस टाइप 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल, सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड आयन डाइपोल, प्लस ये जो H2O है केटायन और एनायन के बीच में जस्ट फंस गया। ये मींस मैं बोल सकता हूं दिस H2O इज सैंडविच्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनायन। मतलब ये Cu2+ सल्फेट आयन को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो H2O बेचारा है ये बीच में ही रहेगा यार, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि अट्रैक्टेड बिटवीन केटायन एंड एनायन। फिर आप इसको लिख सकते हैं कि सैंडविच्ड बिटवीन, अट्रैक्टेड लिख दो सैंडविच्ड बिटवीन केटायन एंड एनायन। केटायन और एनायन के बीच में सैंडविच होता है ना, सैंडविच के बीच में कुछ रहता है, वैसे ही आ रही बीच में है। तो अगर आप देखेंगे CuSO4.5H2 में अगर वाटर बाहर निकालना है तो ये वाला वाटर को बाहर निकालना सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस इन दोनों के बीच में ट्रैप्ड है, ये बाहर नहीं जाएगा। इसलिए ये और ये सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है, ये वाले कोऑर्डिनेट प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। तो इनको रिलेटिवली बाहर निकालना डिफिकल्ट है, इसको बाहर निकालना सबसे इजी है। मींस अगर वाटर बाहर निकालना है तो सबसे इजीली ये वाले जाएंगे, फिर ये वाले, फिर लास्ट में ये वाले बाहर जाएंगे। पॉइंट चमका। मींस अगर मैं आपको एक रिएक्शन लिखूं कि CuSO4.5H2O ये ब्लू होता है 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये बनता है CuSO4.3H2O, ठीक। फिर ये यहां पे लिख देता हूं 120 डिग्री सेल्सियस पे दो वाटर और जाएंगे, CuSO4.H2O 200 डिग्री सेल्सियस हीट करोगे तब ये बनेगा CuSO4। अब खुद से बताइए, ये ब्लू होता है, ये व्हाइट होता है, ये वाला लाइट ब्लू होता है, वाटर बाहर जाएगा तो ये लाइट ब्लू कलर फेड होता जाता है, ये ऑलमोस्ट व्हाइट होता है। ये आपको बताना है यहां से दो वाटर बाहर गए हैं, कौन से वाटर बाहर गए होंगे, टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा टाइप 1 वाले बाहर गए होंगे। 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, फिर से दो वाटर बाहर गए, अब कौन बाहर जाएंगे, टाइप 2 वाले। लास्ट में 1 वाटर बाहर गया, कौन सा क्या होगा, टाइप 3 वाला। पॉइंट चमका। इन ये रिएक्शन फिर से अगर आप रिवर्सिबल है, मींस अगर CuSO4 प्लस वाटर
तो ये फिर से क्या हो जाएगा, CuSO4 डॉट 5H2O। ये वाइट होता है, ये ब्लू होता है। तो इस रिएक्शन का हम यूज कहाँ पे करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास CuSO4 है और आपको चेक करना कहीं वाटर है नहीं है, लेके जाइए, रखिए, अगर ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया मीन्स वहां पे वाटर प्रेजेंट था। क्लियर है? चलिए अपन स्ट्रक्चर फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।